4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। भारत के 2024 लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण हो रहा है। इस चरण में गुजरात की 25 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तीसरे चरण के मतदान में कितनी लोकसभा सीटें शामिल रही हैं? गुजरात में कौन कौन सी लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने किस लोकसभा सीट से मतदान किया है? और क्या इस चरण में किसी सीट पर निर्विरोध चुनाव हुए हैं? आइए इस विशेष दिन को गहराई से समझते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 94 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। गुजरात में जिन 26 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें कच्छ, बनासकांठा, पाटन, मेहसाना, साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद पूर्व, अहमदाबाद पश्चिम, सुरेंद्रनगर, राजकोट, पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, आनंद, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, भरूच, बड़ौली, नवसारी और वलसाड़ शामिल है। राज्य की 26 में से 25 सीटों पर मतदान हुआ, क्योंकि सूरत सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन पत्र को खारिज करने और अन्य उम्मीदवारों के चुनाव से हटने के बाद भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा सीट से मतदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह 8 बजे और शाह के सुबह 9 बजे के आसपास मतदान किया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के भी मतदान करने की उम्मीद है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव एक विशाल लोकतांत्रिक अभ्यास है, जो हर 5 साल में भारत में आयोजित किए जाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में हुए थे, जिसमें भाजपा ने 303 सीटें जीती थी। कांग्रेस 52 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। इन चुनावों के नतीजे देश की राजनीतिक दिशा को आकार देते हैं। भाजपा की जीत से मोदी सरकार को लगातार दूसरी बार सत्ता में आने का मौका मिलेगा, जबकि कांग्रेस की जीत से देश में सत्ता का परिवर्तन होगा। लेकिन हाल ही में विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और चुनाव आयोग को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। इन आरोपों में मीडिया पर दबाव डालना, विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना और चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना शामिल है। ये आरोप चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाते हैं। दूसरी तरफ मतदाता सूची में अनियमितताओं भी पाई गई, जैसे कि फर्जी मतदाताओं का पंजीकरण या वास्तविक मतदाताओं को हटाना चुनाव की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकती है। मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करना और मतदाता धोखाधड़ी को रोकना निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। कुछ मामलों में सत्तारूढ़ पार्टियों पर अल्पसंख्यक समूहों या विपक्षी समर्थकों को मतदान करने से रोकने का आरोप लगाया गया है। मतदाता दमन के तरीकों में मतदान केंद्रों की दूरियां बनाना, पहचान दस्तावेजों की आवश्यकता या मतदान अधिकारियों को धमकाना शामिल हो सकता है। वहीं नकली समाचार और गलत सूचना सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से फैलाई जा रही है, जिससे मतदाता को गलत जानकारी मिल रही है और सही निर्णय लेना मुश्किल हो रहा है। यह चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है और मतदाताओं को निराश कर सकता है। हाल ही के वर्षों में चुनावी प्रक्रिया में पैसे के प्रभाव से कुछ चिंताएं पैदा हुई। राजनीतिक दलों को बड़े निगमों और व्यक्तियों से भारी धन मिल रहा है, जिससे यह चिंता पैदा हो रही है कि चुनाव परिणाम धनवानों के पक्ष में पक्षपाती हो सकते हैं। यह राजनीतिक प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अनुचित प्रभाव को जन्म दे सकता है। बाकी चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी चुनौतियां कोई नई बात नहीं है। पिछले चुनाव में भी निष्पक्षता, मतदाता दमन और पैसे के प्रभाव से जुड़े आरोप लगे हैं। जहां 2019 लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी कि ईवीएम में छेड़छाड़ की और मतदाताओं को डराने धमकाने के लिए बड़े पैमाने पर धन का इस्तेमाल किया।
इसके अलावा 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया था। हालांकि 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने कांग्रेस पर चुनाव जीतने के लिए नकली हत्याओं का मंचन करने और मतदाता सूची में हेराफेरी करने का आरोप लगाया था। फिलहाल हकीकत चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए ये लोकसभा चुनाव एक महत्वपूर्ण क्षण है जो भारत के राजनीतिक भविष्य को आकार देगा। मतदान की प्रक्रिया विविध और जटिल है और नतीजे देश की दिशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।